हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs of 4th of April. काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको आज की वीडियो से सीखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो हम टॉपिक वाइज वीडियोस भी डेली अपलोड करते हैं, उनको भी जाके देखें। काफ़ी अच्छा सेशन होता है, और एक टॉपिक के जो पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके रिवाइज हो जाते हैं, और वो आपकी प्रिपरेशन में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन 2023। देखो, हम बात कर रहे हैं पोषण पखवाड़ा की। अब पोषण पखवाड़ा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, कौन सा एडिशन है, कब से लेके कब तक सेलिब्रेट किया गया, और थीम क्या रही, ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके पोषण पखवाड़ा से। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया कि विच एडिशन वाज ऑब्जर्व्ड, इट वाज द 5th एडिशन, जो कि अभी ऑब्जर्व किया गया था 2023 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया था? 20 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक आपका ये ऑब्जर्व किया गया 2023 में। फिर क्यों ऑब्जर्व किया गया था इसको? कि जो इंपॉर्टेंस है ना न्यूट्रिशन का, उसके बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए, एंड जो इंपॉर्टेंट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, अब जैसे जंक ना खाना, हेल्दी फूड खाना, ताकि न्यूट्रिशन आए बॉडी में, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही ये पोषण पखवाड़ा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इसी के साथ साथ आ जाती है आपकी जो थीम आपको याद रखनी है पोषण पखवाड़ा की, वो क्या है? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। आई रिपीट, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, ये थीम रहेगी आपकी पोषण पखवाड़ा 2023 की। ठीक, फिर अगर ये तो हो गया पोषण पखवाड़ा, अगर तो और हम ये समझ चुके हैं ये क्या है कि न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए और इंडियंस में हेल्दी न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एक हो गया पोषण पखवाड़ा। फिर इसके बाद आ जाता है पोषण अभियान। ये पोषण अभियान क्या था? पोषण अभियान भी आपका सेम ही था। ये आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था
मार्च 2018 में। और इसका एम क्या था कि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताना और उनके जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं, जो न्यूट्रिशन वो कंज्यूम करते हैं, उसको बढ़ावा देना। ठीक है। और जो ये हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं, जो हम ये जंक फूड खाते हैं, इनको अवॉइड करके हेल्दी न्यूट्रिशियस फाइब्रस फ्रूट या फिर फाइब्रस हमें खाना चाहिए। ठीक, ये हो गया पोषण पखवाड़ा पोषण अभियान। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, हम जानते हैं 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित करने के साथ ही साथ यहाँ पर एक मिलेट्स की स्पीशीज को या फिर मिलेट्स की टाइप को प्रमोट करने की बात की गई एट इंटरनेशनल लेवल, ताकि माल न्यूट्रिशन को यहाँ पे एड्रेस किया जा सके इन वेरियस कंट्रीज। और वो मिलेट्स की कौन सी स्पीशीज थी या फिर कौन सी मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं जो हम प्रमोट करना चाहते हैं, श्री अन्ना नाम से वो आपकी मिलेट्स रहेंगी, जिनको हम माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए ये ग्लोबल स्केल पे पॉपुलराइज करा गया पोषण पखवाड़ा के साथ साथ। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। पोषण पखवाड़ा 5th एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया 20 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में। इंपॉर्टेंस जो न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, एंड फॉर द सेम ये अभी किया गया है। एंड यहाँ पे जो थीम रहेगी वो क्या है, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, और ये 5th एडिशन रहेगा। ठीक है, ये था आप सबका पोषण पखवाड़ा के ऊपर। जरा आप यहां से नोट देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑब्जर्व किया, 5th एडिशन रहेगा 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में, और टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक, यहीं पर पोषण पखवाड़ा की थीम रहेगी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। और फिर अगर पोषण अभियान की बात करें, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था इसको 8 मार्च 2018 को। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मार्च 2023? अभी देखो, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके द्वारा अभी डाटा रिलीज किया गया अनएम्प्लॉयमेंट का। जनवरी के बारे में देखते हैं, फरवरी के बारे में देखते हैं, और मार्च के बारे में डाटा देखते हैं। तो जनवरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा था ना 2023 का, वो था 7.14%। फरवरी में बढ़ के हो गया 7.45%, और अब मार्च में बढ़ के कितना हो गया, 7.8%। तो देखा जाए तो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कब रही है, मार्च के महीने में रही है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं, वो कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, वो है आपकी हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 26.8% की। वहीं पे अगर मैं लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपकी लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड गुजरात। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया 7.8% इन मार्च, जो कि हाईएस्ट रहेगा 3 मंथ्स में, फ्रॉम 7.45% इन फरवरी एंड 7.14% इन जनवरी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया। देखो, साउथ एशिया रीजन में ना वर्ल्ड की जो 10 टॉप पॉल्यूटेड सिटीज है ना, उसमें से 9 पॉल्यूटेड सिटी हमारी साउथ एशिया में आ जाती है। हम जानते हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो दिल्ली ले लो, दिल्ली के दिल्ली NCR रीजन ले लो यहाँ पर, फिर इसी के साथ साथ बेंगलोर हो गया, फिर मुंबई हो गया, फिर यहीं पर हम देखेंगे आपका पाकिस्तान में लाहौर हो गया, फिर ढाका हो गया। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ के अगर जो प्रोमिनेंट जगह मैं बताऊं कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन में है। और एक हम स्टैंडर्ड्स लेते हैं PM पार्टिकुलेट मैटर, इसके द्वारा हम मेजर करते हैं कि कितना पॉल्यूशन किस एरिया में है। इनका PM 2.5 का जो स्टैंडर्ड रहता है उससे 20 गुना ज़्यादा, मतलब जो WHO ने स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं कि इतना पॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है किसी भी एरिया में, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है इन एरियाज़ में। ठीक, और यहीं पे देखा गया कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, साउथ एशिया इज होम टू 9 ऑफ द टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, ढाका को इंक्लूड करके। और अगर मैं ढाका की ही बात करूं, याद रखना ये एयर पॉल्यूशन में तो टॉप करता ही करता है, इसके साथ ये नॉइज पॉल्यूशन में भी टॉप करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड,
तो वो आपका ढाका रहेगा। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। अगर इसी रिपोर्ट की कुछ की ऑब्जर्वेशन देखें तो ये रिपोर्ट क्लेम करती है कि अराउंड 20% ऑफ ऑल द प्री मैच्योर डेथ्स इन बांग्लादेश आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल कॉज 2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स इन साउथ एशिया ईच ईयर एंड इम्पोज अ हाई इकोनॉमिक डैमेज ऑल्सो। यहीं पे ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी। वर्ल्ड बैंक के अब जो नए अनअपोज प्रेसिडेंट बनने के कंटेंडर बन गए हैं वो कौन है? अजय बंगा, इंडियन है। ठीक है, ये इससे पहले कौन थे या किनको रिप्लेस करेंगे? डेविड मलपास को ये रिप्लेस करेंगे। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1944 में। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक काम करता है, ये हेल्प करता है कंट्रीज की, और यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। IMF का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी विच बैंक वो पहला इंडियन बैंक बन गया टू ओपन स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स इन मलेशिया? मलेशिया में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ये खोल लिए गए हैं अभी किस बैंक के द्वारा? अभी देखो दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट्स, एक होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो में फर्क क्या होता है? जब कोई इंडियन बैंक किसी दूसरी कंट्री में जाके उनके बैंक अकाउंट में अपना खाता खोले ताकि रुपीज या में सेटलमेंट हो सके तो वो हो गया वॉस्ट्रो अकाउंट। और नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया जब दूसरी कंट्री का बैंक हमारे कंट्री में आके बैंक अकाउंट खोले तो वो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, हमने सुना है कि 18 प्लस कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडियन रुपीस को यूज करेंगी फॉर ट्रेड पर्पसेस। जो भी ट्रेड होगा वो इंडियन रुपीस में सेटल करने की बात की गई, तो उसके लिए ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले जाएंगे। और अभी सेम सिचुएशन हुई है कि अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लेट मी गिव यू द आंसर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी, और ये वो पहला बैंक बना है इंडिया का जिन्होंने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं मलेशिया में फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। जितनी ज़्यादा इंडियन करेंसी की यूज़ की जाएंगी डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा उतना ज़्यादा इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें US डॉलर क्या है? डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ग्लोबली डॉलर को यूज़ करती हैं, इसलिए उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही अगर इंडियन रुपीज़ को डिफरेंट कंट्रीज यूज़ करने लग जाएंगी तो इंडिया का भी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कमिंग बैक याद रखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वो पहला इंडियन बैंक बना है जिन्होंने अभी रिसेंटली पहला वॉस्ट्रो अकाउंट खोला मलेशिया में। और ये कैसे हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या एक ब्रांच रहेगी आपकी कुआलालंपुर में, वो है इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, इनके द्वारा ये अकाउंट खोला गया। और यहीं से अब जो भी ट्रेड होगा, जो भी इनवॉइस रेज होगी इंडिया और मलेशियन ट्रेडर्स के बीच में, वो आपकी इंडियन रुपीज में सेटल की जाएगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे ए मनी मेखलाई जी, हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट फिर आ जाता है IDBI बैंक। इन्होंने अभी FD रेट्स को ना रिवाइज कर दिया है और नई अमृत महोत्सव FD स्कीम को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से जो FD के रेट्स हैं ना वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। रीजन बीइंग, एक तो स्टॉक मार्केट वेल परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो आपके लोन ले रखा है लोगों ने उसका जो EMI है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी को देखते हुए जो FD के रेट्स है ना वो बढ़ाए जा रहे हैं। एंड इवन आप देखेंगे काफ़ी बैंक तो अभी फेलियर के कगार पे आ गए हैं। काफ़ी बैंक फेल हो चुके हैं US में, 2 कॉन्टिनेंट्स में वर्ल्ड में बैंक फेल हो चुके हैं। क्रेडिट स्विस हो गया, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो गया। ठीक, ये बैंक ऐसे हैं, सिलिकॉन वैली बैंक ये तो पहला बैंक था जो कि फेल हुआ था। तो आप देखेंगे धीरे धीरे अगर ऐसा चलता रहा तो एक डोमिनो इफेक्ट के साथ साथ आप देखेंगे काफ़ी बैंक ऐसे हैं जो आने वाले फेल हो सकते हैं, रिसेशन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो FD एक बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और IDBI के द्वारा, IDBI बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है फॉर फिक्स डिपॉजिट अंडर 2 करोड़ रुपीज़, और ये इफेक्टिव हो जाएंगे 1 अप्रैल से। अगर यहीं पे देखें तो ये 7.65% का सीनियर सिटीजन्स के लिए और 7.15% का जनरल पब्लिक के लिए। अगर मैं PPF की बात करूं तो वो भी अनचेंज रहा है, वो कितना है 7.1%। अभी जो डियरेंस अलाउंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो कितना बढ़ा दिया गया, 4% से उसको बढ़ा दिया गया है। यहीं पे IDBI की रेट्स की बात करेंगे तो देखना 7 से 10 दिन के लिए इतना, फिर अगर 7 से 30 दिन के लिए बात करूं तो इतना, फिर यहाँ से अगर और आगे 46 से 90 दिन की बात करूं
तो इतना आपके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किए गए हैं। आईडीबीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? राकेश शर्मा जी। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1964 में। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ इकोनॉमी और बिजनेस की बात करते हैं। अभी रिसेंटली नास्कॉम प्रोहेंस इनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया और इन्होंने बताया कि जो इंडिया के सेक्टर है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, फिर हम बात करते हैं एडटेक की, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हम बात करते हैं फिनटेक की, फिनटेक दैट इज़ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम देखें, हम डिफेंस सेक्टर देखें, हम मेडिकल सेक्टर लाइन, मेडिकल लाइन देख लें, तो ये सारे सेक्टर ऐसे हैं कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे ना तो इनमें डिजिटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, सब कुछ क्लाउड पे चल रहा है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम देख रहे हैं अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एरा स्टार्ट हो गया है। तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया कि जो इंडिया के टेक एसएमईज है ना, इनको हम एमएसएमईज भी बोल सकते हैं, इनका जो टोटल रिवेन्यू होगा ना 2030 तक, फिस्कल ईयर 2030 तक, वो 30 से 40 बिलियन डॉलर रीच कर जाएगा। इससे भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं इंडिया की ग्रोथ में आने वाले टाइम में। अभी आप देख रहे हैं मेडिकल का कि जो कुछ काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा उनका 6 से 7% रेट रिड्यूस कर दिया गया है और एक कैप लगा दी गई है कि इससे ऊपर वो दवाइयाँ नहीं बिक सकती। इससे क्या होगा, इंडिया का जो कंज्यूमर है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप फिनटेक सेक्टर में देखिए, इंडिया में इतने ज़्यादा अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही अपने सेक्टर पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे किसी भी बैंक का कोई भी एप्लीकेशन ईजिली यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। आप देख रहे हैं ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, आईओटी डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं, सैटेलाइट की भी लॉन्च की जा रही है ताकि क्लाइमेट को मॉनिटर किया जा सके। डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इवन हम जो मैन्युफैक्चर अब करते हैं हम उसको हम आगे भी सेल करने की बात कर रहे हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग में आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर में बढ़ावा मिल रहा है, लिथियम्स का रिजर्व मिला हमें जम्मू कश्मीर में, फिर हम आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो टॉयज़ का हमने कर्नाटका में प्लांट लगाया ताकि टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके और इसकी डिपेंडेंस हमारी जो चाइना पे है टॉयज़ की वो कम हो सके। तो आप ये देख रहे हैं धीरे 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 हम अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आने वाले फिस्कल ईयर 2030 तक जो हमारा रिवेन्यू होगा 30 से 40 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा। और ये डाटा किसके द्वारा? नास्कॉम एंड प्रोहेंस के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। आप यहाँ पे सेम चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और अभी जो चैट जीपीटी लॉन्च किया उसकी मदद से भी आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक काफ़ी ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन है, बिकॉज ले ऑफ्स हो रहे हैं। एंड जो ग्लोबल लीडर्स हैं जैसे इलॉन मस्क हो गया, इन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या जो भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उनको 6 महीने तक हमें रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडलाइंस लानी पड़ेंगी इससे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया। उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन अगर हम उसको करते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ बून फॉर अस। लेकिन वहीं पे अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस उसके लिए इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, तो इट विल बी बेन फॉर अस। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी फॉस्वॉल स्पेशल लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर बंगा बंधु। याद रखना, देखो अभी ये ना फॉस्वॉल स्पेशल लिटरेसी प्राइज क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। फॉस्वॉल की फुल फॉर्म हो जाती है द फाउंडेशन ऑफ साख राइटर्स एंड लिटरेचर। आई रिपीट, फाउंडेशन ऑफ साख राइटर्स एंड लिटरेचर। अभी ये एक स्पेशल लिटरेरी अवार्ड है और इस स्पेशल लिटरेरी अवार्ड को किसको सम्मानित किया गया था? बंगा बंधु शेख मुजब्बिर रहमान को। ये फादर हैं किनके? शेख हसीना के। और शेख हसीना को उनके बिहाफ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और शेख हसीना कौन है? पीएम है बांग्लादेश की। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो आपका फॉस्वॉल स्पेशल लिटरेरी प्राइज है ना, बेसिकली ये किस में है? आपकी राइटिंग स्पेशल लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, उन्होंने 3 एक ट्रायोलॉजी लिखी थी, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है बंगा बंधु शेख मुजब्बिर रहमान को। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश या फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंगा बंधु शेख मुजब्बिर रहमान। ठीक, और इनको ही सार्क लिटरेरी अवार्ड 2023 से बिस्टो किया गया फॉर ग्रेट लिटरेरी एक्सीलेंस। जो ट्रायोलॉजी थी इनकी, द अनफिनिश्ड मेमोइर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना एज आई सॉ। और इसी अवार्ड को उनकी बेटी को मतलब हैंड ओवर कर दिया गया टू पीएम
शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पीएम है। फॉसवल की फुल फॉर्म याद रखेंगे, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाता है हु बिकेम द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। एफएलओ की जो 40वीं प्रेसिडेंट बनी है वो कौन है? वो है सुधा शिव कुमार। ठीक है, सुधा शिव कुमार, मैं लिख देता हूं शिव कुमार, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, सुधा शिव कुमार ये 40th नेशनल प्रेसिडेंट बनी है फिक्की की। इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थी एफएलओ की, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी फिक्की एफएलओ की, और अब इनको 40th वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अगर ये 40th बनी है तो 39th कौन थी जिनको ये रिप्लेस करेंगी? वो है जयंती डालमिया। ठीक है, सुधा शिव कुमार ये किनको रिप्लेस करेंगी? जयंती डालमिया जो कि 39th प्रेसिडेंट थी फिक्की एफएलओ की। ठीक, अगर हम इन्हीं की बात करें सुधा शिव कुमार की, तो इनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो शी हैज़ हैंडल्ड अ 350 करोड़ रुपीज़ पोर्टफोलियो ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इससे पहले इन्होंने चेयरमैन ऑफ एफएलओ चेन्नई चैप्टर इन 2016-17 भी सर्व कर चुकी हैं। ऑलराइट, और इनको इस प्रॉपर इंडस्ट्री में, इंटरप्रेन्योरशिप में, आपका इन्वायरमेंट जो हमारा ये फिनटेक सेक्टर्स में होता है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। ठीक, एफएलओ की बात करें, फिक्की एफएलओ की, ये एक एपेक्स बॉडी है ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन इंडिया। 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। इन्होंने अज्यूम किया है चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? इन्होंने वाइस एडमिरल एसएन गौरमेड को रिप्लेस किया क्योंकि उनकी अभी रिटायरमेंट आ गई थी, और उनकी जगह अब ये वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह इनको अपॉइंट किया गया वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये तो हो गई पहली अपॉइंटमेंट। दूसरी अपॉइंटमेंट याद रखेंगे, किनको अजूम किया या किन्होंने अजूम किया चार्ज ऑफ चीफ ऑफ पर्सनल? वो रहेंगे वाइस एडमिरल सूरज बेरी। आई रिपीट, वाइस एडमिरल सूरज बेरी, इनको चीफ ऑफ पर्सनल अपॉइंट किया गया। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगी, नोट करना, काफ़ी हेल्पफुल है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टू आरबीआई। आरबीआई ने रिसेंटली अपॉइंटमेंट की है नीरज निगम की एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3 अप्रैल को आरबीआई ने अपॉइंट किया नीरज निगम को एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इमीडिएट इफेक्ट, एंड ही विल बी इन चार्ज ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। Before being promoted as ED, Neeraj Nigam was handling the Bhopal regional office of RBI as director. For more than 3 decades, he has worked as the RBI central office and regional office in the field of regulation and supervision, human resource management, premises, currency management, bank accounts and various other areas. तो नीरज निगम को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। मूविंग ऑन, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने 6.88 लाख शेयर्स को परचेज किया है बाटा इंडिया लिमिटेड का। इनसे पहले इनके पास जो LIC के पास शेयर था बाटा का, वो था 4.472%, और फिर अब इन्होंने जो 6 लाख शेयर बाय करे हैं 108 करोड़ रुपए के लिए, उसके साथ मिला के जो टोटल शेयर हो गया 5.008% का हो गया। पहले इनके पास कुछ 57,48,000 शेयर थे, इन्होंने 6.88 लाख शेयर बाय करे, तो अब इनके पास 64,36,000 इक्विटी शेयर्स हो गए हैं। ठीक है, ये परचेज हुआ बिटवीन 3rd जनवरी एंड 29th ऑफ मार्च 2023, एंड द शेयर्स वर ब्रॉट इन एन ओपन मार्केट परचेज एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1569.33 रुपीज। ऑलराइट, तो LIC ने बाटा का शेयर बाय किया 108 करोड़ रुपए के लिए, और इन्होंने पहला इनका स्टेक था 4.472%, और अब इनका कितना स्टेक हो गया 5.002%। ठीक, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसरो के द्वारा भी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन इन कर्नाटका। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे, इसरो ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV लेक्स को
एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्गा इन कर्नाटका। ठीक है, ये जो टेस्ट था इट इन्वॉल्व अ विंग बॉडी लिफ्टेड टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर बाय एन इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर। This is the first time that a winged body has been released mid-air by a helicopter and carried out an autonomous landing। तो याद रखेंगे इसरो के द्वारा इसको रिसेंटली अभी टेस्ट किया गया था ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया वो पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिन्होंने अपना खुद का एक मॉडल इस्टेब्लिश किया है फॉर टीबी केसेस। देखो WHO के द्वारा भी अभी टीबी केसेस का डाटा रिलीज किया गया था इंडिया के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को वो जस्टिफाइड नहीं लगा और इंडिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं टीबी के उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना एक खुद डाटा रिलीज किया, एक डैशबोर्ड रिलीज किया ताकि इस पे चेक रखा जा सके। ठीक, तो याद रखेंगे यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ टीबी केसेस की, वो बढ़ रहे हैं। टीबी आपकी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। तो जो जो मॉडल एग्जिस्टिंग मेंबर मैकेनिज्म था ना WHO के द्वारा, वहाँ पे देखा गया कि जो टीबी के केसेस है ना, अगर हम देखें इंडियाज टीबी इंसिडेंस रेट स्टैंड्स एट 196 पर 1 लाख पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ 210 जो कि एस्टिमेट की गई थी WHO के द्वारा। ये जो हमारा जो नया मॉडल है इंडिया ने बनाया ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से 196 आता है पर लाख पॉपुलेशन। वहीं पे अगर WHO की बात करें तो ये डाटा है 210 का। 2021 में WHO ने प्रोजेक्ट किया कि जो एस्टिमेटेड डेथ्स रहेंगी फ्रॉम दिस कम्युनिकेबल डिजीज वो रहेंगी एट 4.94 लाख। वहीं पे अगर हम बात करें जो इंडिया का मॉडल है वो सजेस्ट करता है कि ये 4.94 लाख नहीं, ये 3.2 लाख डेथ्स होंगी। वहीं पे इंडियन मैथमेटिकल मॉडल एस्टिमेटेड कि जो टीबी इंसिडेंस रेट्स है पर 10,000 इन इंडिया इज टू बी 196 इन 2022 इंस्टेड ऑफ 210 जो कि एस्टिमेट किया गया था WHO के द्वारा 2021 में। तो ये कुछ डाटा और आपको पता होना चाहिए। एंड इवन मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं सरकार के द्वारा ताकि जो आपका टीबी है रूरल एरियाज में वहाँ पर लोगों को जागरूक करा जा सके ना, क्योंकि जो क्या होता है रूरल एरियाज में लोगों जिसको भी टीबी होता है ना उनको पता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, वो उसको सेक्लूड कर देते हैं और वो जिस आदमी को भी होता है या जिस महिला को भी होता है वो एकदम सेक्लूडेड फील करते हैं। ठीक है, तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए एंड एक अपना खुद का मॉडल इस्टेब्लिश करने के लिए ही ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है बैगवर्म मॉथ की, केरला में डिस्कवर की गई और इसकी न्यू जीन एंड स्पीशीज का जो नाम रखा गया वो है कैपुलोसाइक केरलानेंसिस। केरला में फाउंड हुई तो केरलानेंसिस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, कैपुलोसाइकी केरलानेंसिस ये नई जीनस है और स्पीशीज का जो कि बैगवर्म मॉथ की स्पीशीज है, डिस्कवर की गई थी केरला में। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो F1 रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का भी टाइटल हुआ था। किसके द्वारा जीता गया? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इसको जीता गया। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे आ जाते हैं लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं एस्टन मार्टिन के ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो। ठीक है, इनकी पोजीशन आई थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, और मैक्स वर्स्टैपन ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ये बेल्जियन डच ड्राइवर हैं एंड इनको फर्स्ट एवर इन्होंने अपना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता F1 रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये रेड बुल की फर्स्ट विक्ट्री है इन मेलबर्न सिंस 2011 विद सेबेस्टियन वेटल। अगर यहीं पे बात करूं मैं लुइस हैमिल्टन की, ये सेकंड पोजीशन पे रहे और थर्ड पोजीशन पे आते हैं फर्नांडो अलोंसो, ये एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन की। तो अभी रिसेंटली मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 हुआ था स्पेन में। यहाँ पर पीवी सिंधु आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी सेकंड पोजीशन आई है क्योंकि इनको हरा दिया गया इंडोनेशिया की जॉर्जिया एम टुंगजुंग के द्वारा। तो यहीं पे अगर हम डाटा देखें तो मैन सिंगल में कौन विजेता रहे आपके मैड्रिड स्पेन मास्टर्स में? वो है केंटा निशिमोटो, ये जापान के हैं। रनर अप कौन रहे? केंटा सुयामा, ये भी जापान के हैं। वहीं पे वीमेंस की बात करें तो जॉर्जिया मरिस्का टुंगजुंग ये इंडोनेशिया की टॉप पे रही और इन्होंने किनको हराया फाइनल्स में? इंडिया की पीवी सिंधु को। यहाँ पे आप मिक्स डबल की भी याद रख सकते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूँ आपको याद रखना वो है मेन सिंगल्स एंड वीमेन सिंगल्स। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं ryuichi साकामोटो। ryuichi साकामोटो एक ऑस्कर विनिंग जापानीज कंपोजर एंड पॉप पायनियर हैं जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। ये काफ़ी फेमस आपके व्यक्ति रह चुके हैं, याद रखना। काफ़ी फेमस आपका इन्होंने साउंड ट्रैक्स दी हैं एंड एट द एज ऑफ 71 इनका निधन हो गया टोक्यो जापान में। 1953 में ही इनका जन्म हुआ था एंड इन्होंने 1983 में अपनी मैरी क्रिसमस की एक फिल्म में बोथ एक्टर एज अ फिल्म स्कोर कंपोजर का इन्होंने यहाँ पे डेब्यू किया था। फिर इन्हीं को अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1988 में फॉर द लास्ट एम्परर, और ये है ryuichi साकामोटो जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सलीम अजीज दुरानी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। सलीम अली अजीज दुरानी ये फॉर्मर अफगान बॉर्न क्रिकेटर हैं और ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि अफगानिस्तान में जिनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1934 में। इनका भी जो निधन हुआ है जामनगर गुजरात में हो गया एट द एज ऑफ 88 एंड इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन 29 टेस्ट मैच स्कोरिंग 1202 रन एंड 75 इन्होंने विकेट ली थी। इन्होंने गुजरात, राजस्थान एंड सौराष्ट्र को भी रणजी ट्रॉफी के डोमेस्टिक क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है एज वेल एज ही वॉज वेल नोन फॉर इंडियाज फर्स्ट टेस्ट सीरीज विक्ट्री ओवर इंग्लैंड 1961-62 में। इनको 1961 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये वो पहले क्रिकेटर बने थे जिनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ठीक, तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 अप्रैल को। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और जो थीम रहेगी इसकी वो क्या याद रखेंगे आप वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की? वो है ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव कंट्रीब्यूशन एट वर्क एट होम इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो पीपल जिनको ऑटिज्म है ना उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है तो एंटोनियो गटर्स यहाँ पे सिक्योरिटी जनरल रहेंगे, न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर रहेगा और 1945 में आपका यूएन आपका इस्टेब्लिश किया गया था और न्यूयॉर्क में ही आपका यूएनडीपी का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। अब इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे है तो मतलब बच्चों को बुक्स के बारे में जागरूक करने के लिए, उनको एंकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, इससे उनका कॉग्निशन डेवलप होगा। ठीक है, और यही इसीलिए आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी आपका 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी जो थीम रहेगी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की जो 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया वो है आई एम अ बुक रीड मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। 5th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा कब सेलिब्रेट किया गया? 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। वहीं पे अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं जो CMI के द्वारा रिलीज की गई तो ये 3 मंथ्स हाई पे थी इन मार्च, वो थी 7.8%। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वो पहला इंडियन बैंक बन गया जिन्होंने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट को खोला मलेशिया में फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीस। IDBI बैंक ने भी FD रेट्स को रिवाइज कर दिया है और नई अमृत महोत्सव FD स्कीम को लॉन्च किया। इंडिया की टेक SMEs ने प्रोजेक्ट किया टू रीच $30 to $40 बिलियन बाय फिस्कल ईयर 2030 और ये रिपोर्ट नास्कॉम एंड प्रोहेंस के द्वारा रिलीज की गई। फॉसवॉल के स्पेशल लिटरेरी प्राइज की बात करें तो बंगा बंधु को हैंड किया गया टू बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इनके फादर के लिए अवार्ड था, इनको हैंड ओवर किया गया। देन सुधा शिव कुमार ये 40th प्रेसिडेंट बन गई हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह इन्होंने अज्यूम किया चार्ज ऑफ VCNS ऑफ इंडियन नेवी एंड RBI ने अपॉइंट किया नीरज निगम को एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है LIC, इन्होंने बाटा इंडिया के शेयर्स बाय करे फॉर 108 करोड़ रुपीस और इनसे अब इनका टोटल स्टेक हो गया 5.008%। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को कर्नाटका में। इंडिया पहला कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड टू डेवलप ओन मॉडल टू एस्टिमेट TB केसेस। फिर अभी रिसेंटली एक नया जीनस एंड स्पीशीज ऑफ बैगवॉर्म मॉथ को डिस्कवर किया गया केरला में और इसीलिए इसका नाम रखा गया कैपुलोसाइक केरला नेनेसिस। देन F1 रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स की बात करें तो रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने टॉप किया यहाँ पर। आपका
लुइस हैमिल्टन सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं और थर्ड पोजीशन पे फर्नांडो अलोंसो। देन मैड्रिड स्पेन मास्टर्स हुआ और यहाँ पे इंडोनेशिया की जॉर्जिया एम टुजुंग ने डिफीट किया पीवी सिंधु को टू विन द वीमेन सिंगल टाइटल। ऑस्कर विनिंग जैपनीज कंपोजर एंड पॉप पायनियर ryuichi साकामोटो, इनका निधन हो गया है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सलीम अजीज दुरानी की बात करें, इनका भी निधन हो गया है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को और इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे भी आपका 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। तो ये है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ आवर की 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और ये 8 से लेकर 9 बजे के बीच में लाइट्स को बंद करने की बात की जाती है ताकि जो लाइट पॉल्यूशन कम से कम हो सके एंड अर्थ को एक छोटा सा हीलिंग का मौका मिल सके एंड कंट्रीब्यूट करने के लिए कि वी रिस्पेक्ट आवर अर्थ और ये जो हम इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इन्होंने अभी रिसेंटली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया और इस मिसाइल का नाम है अमोका। आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्राइपॉड से इसको लॉन्च किया जाता है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट भारत पे की बात करें, इन्होंने भी पार्टनर किया वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में। ट्रेन करने के बाद लिए स्किल्स के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज देने की यहाँ पे बात की गई। देन जॉर्जिया, ये वो पहला फर्स्ट अमेरिकन स्टेट बन गया जिन्होंने हिंदू फोबिया को कंडेम किया और इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया। नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को हटा दिया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिडिक्शन। अब इनको इससे होगा क्या, इनको हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिडिक्शन से हटाने के बाद पाकिस्तान को अब फंडिंग सिक्योर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन के। फिर अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट होमवर्क पार्ट पर। तो आज का होमवर्क हमारा है, पहला क्वेश्चन, WHO ने सर्टिफाइड किया किस कंट्री को एज द मलेरिया फ्री रिसेंटली। सेकेंड, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइड कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। और तीसरा है IMF ने एक्सटेंड किया फंड फैसिलिटी हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर विच कंट्री। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस फ्यूचर में लाते रहें और ऐसी ही चीज़ें आपको समझाते रहें और आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं बेटर कॉन्टेंट डेली बेसिस पे ला सकूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.